आइए आज हम सब जानने का पूर्ण प्रयास करते हैं कब, कहाँ और कैसे से संबंधित। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक के 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया या धर्म को किस प्रकार प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक इतिहास को हम लोग कैसे अनुभव करेंगे। पुनर्जागरण आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना, यानी अनुसंधान करना और उसका परिणाम देश दुनिया के सामने सौंपना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। जैसे आज भी गांव समाज में लोग कहते हैं कि ओझा है, डायन है, तांत्रिक है या गुनी है, तो अंधविश्वास के रूप में लोग उसे मानते हैं। कहते हैं कि वो कुछ कर दिया है इसलिए हमारा घर में दुख तकलीफ, भूत पिशाच ये सब आ करके परेशान कर रहा है। तो लोग मुर्गा टिलिया, कबूतर या अन्य प्रकार से अपने तरीके से लोग अंधविश्वास में अपने को व्यावहारिक रूप में ढालते हैं। पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड में लोग संलिप्त रहते हैं। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। खोज यात्राएं, सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से
बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने जो समुद्र में नाव चलाते हैं या समुद्री नाव से जो यात्रा करते हैं, दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। अमेरिका से इंडिया आना, अमेरिका से पाकिस्तान आना, अमेरिका से श्रीलंका जाना, या वियतनाम से सिंगापुर जाना, या हिंदुस्तान से फ्रांस जाना, यूक्रेन जाना, या अन्य यूरोपीय देशों से एक दूसरे देशों में जाना। समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने इसी समय 1942 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। साथियों, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की, जो आज अमेरिका ऐसा माना जाता है कि 7 समुंदर पार है। यानी अपने देश में अभी दिन है तो वहाँ रात है, और वह भी अगर अभी अपने यहाँ 10 बज रहा है तो वहाँ पर अभी लगभग 8:30 बज रहा होगा, 8:30 बज रहा होगा रात। यानी समय का अंतर होता है 2 घंटा के आसपास, और समय के साथ साथ दिन और रात में भी अंतर होता है। अमेरिका और इंडिया के दृष्टि से बात करें तो पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी यूरोपीय देश से उन्होंने समुद्री मार्ग से, पानी की जहाज से, नौका से उन्होंने आए थे। इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। यानी यूरोपीय देश जो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में है, वहाँ से एक देश से दूसरे देश में लगभग 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या इससे भी ज़्यादा नौका पर सवार होकर के यात्राएं की और एक देश से दूसरे देश का पता लगाएं। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। क्या है, आइए इसे विस्तार से समझें। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में
एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। अभी आप 21वीं शताब्दी में हैं और ये बात है 15वीं शताब्दी की, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। मजदूर लोग जो होते थे वह विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे, दिहाड़ी प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। यानी छोटे छोटे कारखाने, फैक्ट्री धीरे धीरे विस्तार रूप लेने लगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगा विभिन्न प्रकार की सामानों की। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद क्या है? उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में, यूरोपीय देशों में वस्तुओं और उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगे। वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होने लगे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में माल बनकर तैयार होने लगा और मजदूरों को 2 शिफ्ट में काम करने को मौका मिला, दिन में और रात में। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी। चूँकि स्टोर में रखने के लिए जगह नहीं है तो भाई बाज़ारों में ही बेचेंगे, गांव की सड़कों में घूम घूम कर बेचेंगे, गांव की गलियों में चिल्ला चिल्ला करके सामानों को बेचेंगे और जगह जगह ठेला लगा कर बेचने की आवश्यकता हुई। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी, क्योंकि कोई भी सामान बनेगा तो उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। यानी जब यूरोप के देशों में रॉ मटेरियल नहीं मिलने लगा तो दुनिया के अन्य देशों में लोग जाने लगे और वहाँ से रॉ मटेरियल खरीद करके या किसी अन्य माध्यम से लाने लगे। जैसे अभी अपने यहाँ धान की खेती होती है, गेहूं की फसल होती है, मक्का की होती है, साग सब्जी बैगन आदि की। लेकिन अपने यहाँ कपास की खेती नहीं के बराबर होता है। तो कपास से बनने वाले कपड़े जो होते हैं वो बाहर से आते हैं अपने यहाँ और हम लोग उन वस्त्रों को पहनते हैं। चूँकि बिहार में कपास की खेती होती नहीं है तो यहाँ फैक्ट्री कैसे खुलेगा, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, गारमेंट्स फैक्ट्री। देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ेगा या विदेशों में भी जाना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए। तो इसी प्रकार इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाज़ार भी उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाएं। यानी जो
बहुत बड़े क्षेत्र में शासन करते थे, तो वहाँ पर बाहर से आए हुए जो लोग रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, या जो भी मजदूर होते थे, कामगार होते थे, वो उनको रहने की जो जगह होती थी उसे कॉलोनी के नाम से जाना गया। और जिस व्यक्ति के अंदर में वो फैक्ट्री होती थी, वो कारखाना होती थी, और वो कॉलोनी होती थी, और कॉलोनी में काम करने वाले लोग होते थे, तो इन सब को मिला करके उपनिवेश कहा गया। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करने वाले होते थे छोटे छोटे फैक्ट्री में, कारखानों में, और वहाँ से जब छुट्टी होती थी तो लोग रहने के लिए आवास में जाते थे, जो कॉलोनी होती थी। और हजारों की संख्या में कॉलोनियाँ होती थी, और बहुत संख्या में लोग रहते थे। कोई हेल्पर का काम कर रहा है, तो कोई कारीगरी का काम कर रहा है, तो कोई ठेकेदारी का काम कर रहा है, तो कोई बैलगाड़ी हाँकने की काम कर रहा है, तो कोई ढोने का काम कर रहा है, तो कोई सामानों को ले जा कर के बेचने का काम कर रहा है, तो कोई लादने का काम कर रहा है, तो कोई फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाने का काम कर रहा है। इस प्रकार जो सिस्टम होता था वो पूरे सिस्टम को औपनिवेशिक युग के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा बस यहीं तक समाप्त होता है, और आगे के विषय में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।